हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई विश आई कैन चीज वीडियोस इनका नेक्स्ट पार्ट लेके आ गई हूँ। शुरू करने से पहले थैंक यू सो मच फॉर योर लवली एंड प्रीशियस कमेंट एंड डोंट वरी, आई एम नॉट लीव दिस चैनल। ओके, मैं नहीं जाऊँगी। आप लोगों के इतने प्यारे कमेंट और आप लोगों की इतनी प्यारी प्यारी बातें सुनने के बाद कौन जाएगा यार। और मैं वैसे भी अपनी ये 2000 फैमिली को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और ये एक साल में तो ये मेरी दिल का एक हिस्सा बन गया है। मैं कैसे छोड़ के जाऊँ इसे। और आई नो मैं कल बहुत ज़्यादा रूड थी, बेसिकली रूड नहीं, मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी, बट इट्स ओके। एक चीज़ जो मैं पहले भी जानती थी एंड आई नो, उसे जानने के बाद भी फिर मैंने कैसा रिएक्ट क्यों किया आई डोंट नो, बस कि हम सबको एक साथ खुश नहीं कर सकते हैं। जिनको खुश कर सकते हैं हमें उसके साथ ही रहना चाहिए। तो बेसिकली ये चीज़ मैं सबको बोलती थी, लेकिन कल मैं वो ही भूल गई थी। आई एम सॉरी फॉर दैट एंड थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस कमेंट एंड डोंट वरी, आई एम नॉट लीव दिस चैनल। मैं नहीं जाऊँगी आप लोगों को छोड़ के, तो बिल्कुल नहीं। तो बहुत बकवास किया है, स्टार्ट करते हैं इसका आज का पार्ट। तो जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि वांग जी ने मतलब बताया कि जब वो विंग बेहोश था तब क्या क्या हुआ। यहाँ पे विंग ने ये सारी बातें सुनी एंड साथ ही साथ वांगशन ने एक दूसरे को अपना लव कन्फेस भी किया था। उन लोगों ने शादी ज़रूर किया था, बट उन लोगों ने एक दूसरे को पहले लव कन्फेस नहीं किया था कि वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। एंड उस दिन वांग जी ने अपना प्यार कन्फेस किया और साथ ही साथ हमारा विंग भी अपना प्यार अपने हस्बैंड को बताया। ये सुनने के बाद ही विंग वांग जी बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था, क्योंकि उसने अपने लाइफ में ना एक अकेलापन झेला है। मतलब उसका माँ ज़िंदा ज़रूर है, बट उसके पास नहीं था। उसकी माँ उसे छोड़ कर चली गई थी। उसे पता नहीं था कि उसकी माँ ने क्यों उसे छोड़ के गया, क्यों उसके भाई को छोड़ के गया, पर छोड़ के गई थी। जो चीज़ वांग जी को बहुत ज़्यादा हर्ट किया था। वो तब तकरीबन 12 साल का था। हाँ, 12 साल की उम्र में ही उसकी माँ ने उसे छोड़ के चला गया था। तब शिचेन बहुत छोटा था, तब 6 साल का था। वो बहुत ज़्यादा छोटा था, तब ही उसकी मदर ने उसे छोड़ के चला गया। एंड तब से वांग जी अपने छोटे भाई को बड़ा करता आया है। वो अपने भाई को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता था, क्योंकि वो एक ओमेगा था। वो हमेशा शिचेन को सेफ रखना चाहता था और वो अपनी भाई को एक माँ की कमी नहीं होने देना चाहता था। लेकिन उसे भी पता है कि माँ की जो प्यार है वो देना बहुत मुश्किल है। एक माँ ही प्यार दे सकती है, माँ की कमी कोई हटा नहीं सकता। माँ होता है, माँ की प्यार अलग होता है। शिचेन जो ये समझते हैं, इसीलिए ही वो अपने बड़े भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उनके लिए हमेशा चिंता करते हैं। वांग जी जो विंग की उस प्यार कन्फेशन के बाद बहुत ज़्यादा इमोशनल था कि फाइनली उसकी लाइफ में कोई है जिसे वो अपना कह सका है। ये उसका अपना है, उसका है। यही सोचकर वांग जी बहुत ज़्यादा इमोशनल था। वांग जी जो विंग को एकदम ही किस कर लिया था, क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसे बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा विंग के लिए डर लग गया था, क्योंकि विंग को अगर कुछ होता तो सच में वांग जी क्या करता वांग जी को खुद नहीं पता। यही सोचकर वो विंग को किस कर लिया था। उसने किस करते हुए ही विंग को एकदम बेड पे लिटा दिया था, जहाँ पे वो उसके ऊपर आते हुए उसे और भी ज़्यादा पैशनेटली किस कर रहा था, जहाँ पे विंग ने अपने दोनों हाथ को वांग जी के नेक पे रखा और वो उसे और भी ज़्यादा अपनी तरफ खींच लिया। उसने अपने दोनों लेग्स को वांग जी के जो बैग था वहाँ पे रख दिया था। उसने वांग जी के कमर पे ही अपना पैर एकदम रैप कर लिया था और वो उसे बहुत ही पैशनेटली किस कर रहा था। वो भी रिस्पॉन्स दे रहा था किसको, जहाँ पे जो विंग एंड वांग जी जो बहुत देर तक किस करते हैं, बहुत देर तक। एंड फाइनली तकरीबन 15 मिनट बाद जाके विंग एंड वांग जी अलग हुए थे। एंड अलग होते ही वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं। विंग जो वांग जी के चेहरे को पकड़ रहा था, उसे उसके चिक्स पे, उसके नोज़ पे अपना हाथ फिरा रहा था। उसका फेस जो बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा था, बहुत क्यूट, बहुत इनोसेंट, बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल लग रहा था। वांग जी बस इसी फेस को देख रहा था। ये इनोसेंट ओमेगा दिखने में सच में बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा। विंग की आइज़ जो बहुत ज़्यादा ग्लासी टाइप के थे। उसकी सिल्वर आइज़ जो बहुत ज़्यादा ग्लासी थे, जहाँ पे उसकी नोज़, उसकी जो लिप्स थी वो जब सूज चुका था किसकी वजह से, और साथ ही साथ उसकी लिप्स के नीचे वो प्यारा सा और स्वीट सा मोल जो विंग को और भी ज़्यादा खूबसूरत कर रहा था। वांग जी बस देख रहा था विंग को। विंग भी ब्लिंक करते हुए वांग जी को देख रहा था, जहाँ पे वो अपनी जो बनी टीथ था ना उसे बाहर निकाल कर स्माइल करता है और वो अपने हाथ को धीरे धीरे करके नीचे वांग जी के चेस्ट पे रखता है। वांग जी का जो रोप था विंग ने ऑलरेडी उसे थोड़ा सा अलग कर दिया था, पूरी तरीके से नहीं, उसने जस्ट शोल्डर से अलग किया था उसके हाथ की जो चोट थी उसकी वजह से, जहाँ पे विंग अपना हाथ वांग जी के चेस्ट पे फहरा रहा था, उसके चेस्ट के और उसकी एब्स में जो थोड़ा बहुत निशान थे वॉर के। हाँ, ऑफकोर्स वांग जी क्राउन प्रिंस है और साथ ही साथ वो एक योद्धा भी है। वो अपने किंगडम को सेफ रखने के लिए वॉर करता है, ऐसी लड़ाई करता है जहाँ पे उसे ऐसे नॉर्मल सी खरोचे, नॉर्मल सी निशान मिलते रहते हैं। ये एक योद्धा का गर्व की बात होता है, उसके बॉडी पे निशान जो ये प्रूफ करता है कि वो एक योद्धा है जो अपने राज्य को प्रोटेक्ट करता है। ऑफकोर्स उसे पहले भी ऐसे बहुत वॉर करना पड़ा था, बहुत ज़्यादा युद्ध करने पड़े थे अपने किंगडम को सेफ रखने के लिए। तो बेसिकली ये वही निशान थे जो अब फेड हो रहे थे, लेकिन वो मार्क अभी भी है, जहाँ पे वांग जी के वही मार्क पे अपने हाथ फिरा रहा था, जहाँ पे विंग वांग जी के चेस्ट पे हाथ फिराते हुए धीरे धीरे उसकी जो एब्स थी, जो 6 पैक एब्स थी, वो उस पर हाथ फिरता है, जहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी विंग को देख रहा था कि किस तरह
वांग जी के एब्स पर विंग अपना हाथ फिरा रहा था। वांग जी को ना शिवरिंग फील हो रहा था अपने बॉडी पे, गूज बम जैसा, और साथ ही साथ अपने बॉडी पे कुछ अजीब सा ही रिएक्शन उसे महसूस हो रहा था। विंग ने जो वांग जी के चेस्ट पे अपना हाथ फिरा रहा था, वो धीरे से वांग जी की तरफ देखता है एंड वो अपना हाथ वांग जी के फेस पे रखता है और वो उसे एकदम अपनी तरफ खींच लिया था। वांग जी भी उसके पास ही आ गया था। वो विंग को देखने लगा था। विंग जो वांग जी के फेस को जो बहुत ही करीब देख पा रहा था, वो धीरे से अपने लिप्स को वांग जी के लिप्स के साथ मिला लिया था और वो दोबारा वांग जी को किस करने लगा। वांग जी भी विंग को किस कर रहा था, जहाँ पे वांग जी ने विंग के दोनों हाथ को, जो एक हाथ को विंग ने वांग जी के चेस्ट पे रखा था उस हाथ को, और दूसरा हाथ जो विंग ने वांग जी के हेड पे रखा था उसे वो पकड़ते हुए दोनों तरफ बेड पर एकदम पुश कर दिया था और वो भी अब बहुत ही ब्रूटली उसे किस करने लगा था। विंग भी किस कर रहा था, जहाँ पे वो दोनों दोबारा किस करते हुए ना, जो वांग जी विंग के जो दोनों हाथ था उसे पकड़ता है और फिर वो एकदम विंग के हेड के ऊपर उन दोनों हाथ को एक ही हाथ से पकड़ लिया था और वो उसे बहुत ही ब्रूटली किस करने लगा था, जहाँ पे विंग भी वही पैशन के साथ वांग जी को किस कर रहा था। वो दोनों बहुत देर तक किस करते हैं, जहाँ पे विंग किस करते हुए अपनी आंखों को ओपन कर लिया था। वांग जी तो अपनी आंखों को बंद करके उसे किस कर रहा था, लेकिन विंग अपनी आंखों को खोल लिया था और वो अपनी आंखों के कॉर्नर से खिड़की की तरफ देखता है, खिड़की से जो अभी भी चांद की रोशनी आ रहा था एंड चांद की रोशनी जो विंग की आंखों में पड़ता है एंड विंग की आंखों में पड़ते ही विंग का आइज़ दोबारा एकदम रेड पड़ गया था। उसकी आइज़ पूरी तरीके से लाल हो गई थी एंड वो चांद की तरफ देखता है एंड उसके बाद वो दोबारा अपनी हस्बैंड की तरफ देखता है। उसके बाद वो एक फेरोमोन्स रिलीज़ करने लगा था, बहुत ही तेज़ी से वो उस फेरोमोन्स को रिलीज़ करने लगा था। वांग जी जो विंग का किस कर रहा था ना, उस फेरोमोन्स को इनहेल करते ही वांग जी की आंखें तुरंत ही गोल्डन हो गया था और वो अपनी अल्फ़ा में कन्वर्ट हो गया था, जहाँ पे जो विंग था, विंग अपने रेड आइज से अपनी अल्फ़ा को देखता है, जहाँ पे उसका हस्बैंड जो पूरी तरीके से अपनी अल्फ़ा में बदल गया था, वो विंग की वही रेड आइज में देखता है, जहाँ पे वांग जी ने अपना केस ब्रेक कर दिया था और साथ ही साथ विंग के हाथ को जो उसने अपने हाथों से विंग के हेड के ऊपर रखा था वो भी उसने छोड़ दिया एंड वो अपने ओमेगा को देखने लगा था। वो भी अपने गोल्डन आइज से सिर्फ उसकी वही रेड आइज में देख रहा था, जहाँ पे जो विंग था, विंग अपने दोनों हाथ को अपनी अल्फ़ा के दोनों चिक्स पे रखता है और फिर वो उसे सहलाता है। वो एक क्यूट सी स्माइल करते हुए कहता है, अल्फ़ा, मैं आपका ओमेगा हूँ, आप मुझे पहचान पाए हैं। ये सुनकर उसका जो अल्फ़ा है, मतलब जो वांग जी का अल्फ़ा, वो कहता है, माई ओमेगा, यू ओनली माई। ये कहकर वो वांग जी का अल्फ़ा जो पूरी तरीके से एकदम अल्फ़ा में बदल गया था एंड वांग जी की बॉडी को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया था, वो अपनी ओमेगा को सामने देखकर तुरंत ही एकदम उसे किस करने लगा था। वो भी बहुत ही ब्रूटली, वो उसे बहुत ही पैशनेटली किस कर रहा था। विंग जो वांग जी को रोक नहीं रहा था, वांग जी को किस करने दे रहा था, जहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी विंग के लिप्स पे किस करता है और साथ ही साथ उसके नेक पे भी अटैक करता है। उसके नेक पे किस करने लगा था। वो विंग की जो रोप था उसे लूज़ कर दिया था और साथ ही साथ वो उसके रोप को उसके शोल्डर से अलग कर दिया और वो उसके नेक पे किस करने लगा, उसके नेक बोन पे, मतलब कॉलर बोन पे किस करने लगा, जहाँ पे विंग जो वांग जी को दे रहा था, वांग जी की अल्फ़ा को वो सारी चीज़ें करने दे रहा था जो उसका अल्फ़ा चाह रहा था। जहाँ पे विंग अपने हाथ को वांग जी के बालों पे रखा था, जहाँ पे वांग जी का अल्फ़ा जो विंग के पूरी नेक पे बाइट मार्क से भर दिया था, जहाँ पे लान वांग जी का अल्फ़ा जो विंग के दोनों शोल्डर से ही उसके रोप को नीचे, थोड़ा सा नीचे करके उसके पूरे नेक बोन को भी पूरा भर दिया था बाइट मार्क से, जहाँ पे जो लान वांग जी का अल्फ़ा था वो थोड़ा सा दूर होकर वो विंग के पूरे जो नेक बोन था उसे देखने लगा था, जहाँ पे जो विंग था, विंग की आइज़ जो अभी भी रेड था, साथ ही साथ सिल्वर कलर में भी वो बदल रहा था, यानी कि विंग का ओमेगा भी, जहाँ पे वो लान वांग जी के आंखों में देख रहा था। लान वांग जी यानी कि वांग जी की अल्फ़ा के आंखों में देख रहा था। अब वक्त आ गया है, उसे अपने अल्फ़ा को बताना है, जो उसे आज ही करना पड़ेगा। अभी समय बहुत कम है। विंग अपने मन में यही सोचता है। उसके बाद वो अपने अल्फ़ा की तरफ देखता है। उसका अल्फ़ा जो अपने ओमेगा के नेक में जो बाइट किया था, वो सारी चीज़ों को एंजॉय करने के बाद वो दोबारा विंग की तरफ दोबारा झुकने लगा उसे किस करने के लिए, लेकिन विंग ने वांग जी के चेस्ट पे हाथ रखते हुए उसे रोक दिया और वो उसके आंखों में देखने लगा। ये देखकर वांग जी का अल्फ़ा जो थोड़ा सा गुस्सा हो गया और वो अपने ओमेगा की तरफ देखता है और वो ग्रॉल करते हुए कहता है, माई ओमेगा। ये कहकर वो उसकी तरफ देखने लगा, जहाँ पे जो विंग था, विंग वांग जी के चेस्ट पे हाथ रखता है और वो कहता है, अल्फ़ा शांत हो जाइए, मैं आपका ही हूँ, मैं आपका ही ओमेगा हूँ, आप जब चाहें तब मुझे क्लेम कर सकते हैं अल्फ़ा, पर अभी मुझे आपसे बात करना है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मुझे आपसे करनी है अल्फ़ा। ये कहकर वो उसकी तरफ देखने लगा, वो भी वॉरिडली। ये देखकर वांग जी का अल्फ़ा जो अपने ओमेगा की तरफ देखता है और उसके वॉरिड फेस को देखकर उसका अल्फ़ा कहता है, क्या बात है बताओ। ये कहकर वो अपने हाथ को विंग के फेस पे फहराने लगा, जहाँ पे जो विंग था, विंग एक क्यूट सा स्माइल करता है और वो वांग जी के चेस्ट पे हाथ रखता है और वो कहता है, आपको मुझे हमारी पास्ट लाइफ के बारे में बताना है। ये सुनकर उसका अल्फ़ा जो उसकी तरफ ब्लाइंडली देखने लगा और वो कहता है, पास्ट लाइफ,
जहाँ पे जो विंग था, विंग जो समझ गया था कि उसका अल्फा कंफ्यूज हो गया है, लेकिन उसे करना होगा ये। जहाँ पे जो विंग था, विंग जो वांग जी के चेस्ट को थोड़ा सा धक्का देता है ताकि वो उठ सके। जहाँ जहाँ पे ये देखकर उसका अल्फा जो ये बिल्कुल पसंद नहीं किया था, वो विंग के हाथ को पकड़ लिया था। ये देखकर जो विंग था, विंग अपने स्टबन अल्फा की तरफ देखता है। उसे पता है कि उसका अल्फा जो ऐसा रिएक्शन उसके फेरोमोन्स की वजह से ही दे रहा है, क्योंकि उसने जो फेरोमोन्स रिलीज़ किया था उससे उसके अल्फा को बेचैनी हो रहा था, साथ ही साथ उसकी बॉडी में वो गर्माहट फैल रहा था। लेकिन विंग के पास और कोई रास्ता नहीं था, उसे ये फेरोमोन्स रिलीज़ करना ही पड़ा। उसे कैसे भी करके बस अपने अल्फा को वांग जी की बॉडी पे पूरी तरीके से कंट्रोल करना होता, इसीलिए ही उसने ये फेरोमोन्स रिलीज़ किया था। एंड यहाँ पे उसी फेरोमोन से वांग जी का जो अल्फा था, मतलब विंग का अल्फा, वो इम्पेशेंट हो रहा था विंग को टच करने के लिए। विंग ये समझता है और फिर वो अपने अल्फा की तरफ देखता है और वो अपना दूसरा हाथ उसके फेस पे रखते हुए कहता है, अल्फा हमें बात करने की ज़रूरत है, और अगर हमें बात करना है तो हमें उठकर बैठना होगा। मुझे पता है अल्फा कि आपको मुझे इस तरह से आपको धक्का देना बिल्कुल पसंद नहीं है, पर ट्रस्ट मी अल्फा, मैं आपका ही हूँ। अब जब चाहे मुझे क्लेम कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें बात करने की ज़रूरत है। ये कहकर वो एक स्वीट सा स्माइल करता है एंड ये देखकर फाइनली उसका अल्फा मान गया और फिर वो उसके ऊपर से उठा एंड साथ ही साथ विंग भी उठा। जहाँ पे जिसका अल्फा था उसका अल्फा अपनी ओमेगा की तरफ देखने लगा, जहाँ पे जो विंग था, विंग एक गहरी सी ब्रीथ लेता है। उसके बाद वो बेड पे ठीक से बैठ गया और फिर वो वांग जी की तरफ देखता है, वांग जी के अल्फा की तरफ, जहाँ पे जो विंग था, विंग अपने अल्फा के जो हाथ था उसे पकड़ता है और फिर वो उस हाथ में किस करता है एंड देन उसकी तरफ देखते हुए कहता है, अल्फा मुझे आपके और हमारी पास्ट लाइफ के बारे में बताना है। आपको याद दिलाना ज़रूरी है कि हमारी पास्ट लाइफ में हुआ क्या था। ये कहकर वो उसकी तरफ देखता है। उसका अल्फा जो अभी भी कंफ्यूज था, वो कहता है अपनी अल्फा वॉइस में, पास्ट लाइफ, ये क्या कह रहे हो ओमेगा, हमारा पास्ट लाइफ? जहाँ पे जो विंग था, विंग जो बेड से उतरता है और वो खिड़की के सामने जाता है एंड चांद की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ अल्फा, पास्ट लाइफ, वो लाइफ जिसमें मैंने अपनी सबसे बड़ी गलती किया था, जिसका अंजाम मुझे, मेरे परिवार, मेरी सब कुछ, मेरी ज़िंदगी खोकर और मुझे आपको खोकर देना पड़ा। ये कहकर वो पीछे अपने हस्बैंड की तरफ देखता है, जहाँ पे उसका अल्फा जो अभी भी बेड पे बैठा हुआ था, वो कुछ नहीं समझ पाया और वो अपनी ओमेगा की तरफ ब्लैंकली देखने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आया, पास्ट लाइफ, विंग ने गलती किया था क्या? जहाँ पे जो वांग जी का अल्फा था वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया और वो विंग की तरफ देखने लगा, जहाँ पे विंग वांग जी की तरफ देखता है अपने उसी रेड आइज से। उसके बाद, अल्फा इधर आइए, ये कहकर वो उसे अपनी तरफ बुलाने लगा, जहाँ पे उसका जो अल्फा था वो भी उठ गया और वो विंग के पास आ गया, उसी खिड़की के सामने, जहाँ पे जो विंग था, विंग वांग जी के पास आता है, वांग जी के क्लोज। उसके बाद वो अपने गले से उस लॉकेट को बाहर निकालता है एंड देन वो वांग जी का हाथ पकड़ के उसी खिड़की के सामने जो टेबल था वहाँ पे आके बैठ जाता है। यहाँ पे वांग जी का अल्फा भी बैठ गया था और वो अपनी ओमेगा को देखने लगा। वो अभी तक कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन वो अपनी ओमेगा की हर बात मान रहा था। जहाँ पे विंग जो उसे लेकर उस टेबल पे आके बैठा था, वो वांग जी के बहुत करीब आ गया एंड वांग जी के सामने उसी लॉकेट को रखा। वो लॉकेट जो खिड़की से जो चांद की रोशनी आ रही थी उसी से ही एकदम ब्लू कलर में चमक गया था एंड ये देखकर वांग जी का अल्फा उस लॉकेट की तरफ देखने लगा, जहाँ पे जो विंग था, विंग उस लॉकेट को देखता है। उस लॉकेट की चमक जो धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा था। पहले वो थोड़ा करके चमक रहा था, लेकिन अब वो धीरे धीरे और भी ज़्यादा चमकने लगा। जहाँ पे ये देखकर विंग के फेस में एक प्यारा सा स्माइल आ गया और वो अपने अल्फा की तरफ देखा, जहाँ पे उसका अल्फा भी उस लॉकेट को देख रहा था, वो भी हैरान की भरी नज़रों से। जहाँ पे जो विंग था, विंग अपने अल्फा का दोनों हाथ पकड़ता है और वो उस लॉकेट को भी उनके हाथों के बीच में रखता है एंड जब विंग ने उस लॉकेट को विंग और उसके हाथ के बीच में रखा, वांग जी के पता नहीं कुछ अजीब सा ही कुछ मेमोरी जैसा याद आने लगा, कुछ ऐसे मेमोरीज जिसमें वो है वांग जी। ये देखते ही उसने तुरंत ही अपनी आंखों को बंद कर लिया और अपने दिमाग में जो भी मेमोरी उसे याद आ रहा था वो उसे देखने लगा। दूसरी तरफ जो विंग था, विंग अपने अल्फा की तरफ देखता है एंड वो उस लॉकेट की तरफ देखते हुए कहता है, ग्रैंडमा अब सब कुछ आपके हाथ में है। ये कहकर वो भी अपनी आंखों को बंद कर दिया। अब वांग जी को अपने पास लाइफ के बारे में याद दिलाने लगा। तो चलिए अब हम लोग भी उनके पास लाइफ के बारे में जान के आते हैं। तो यहाँ से अब चलिए हम लोग एक फ्लैशबैक स्टार्ट करते हैं। फ्लैशबैक स्टार्ट होता है और हमें ठीक उसी टाइम से दिखाया जाता है जिस टाइम में विंग गुस्सों में पड़ रहा था एंड उसके गुस्सों में आए हुए पूरे 1.5 साल से भी ज़्यादा हो गया था, मतलब ऑलमोस्ट 2 साल कंप्लीट होने वाले थे। विंग तब 17 साल का हो चुका था एंड वो 18 साल में पढ़ने वाला था। वो अभी तक 18 साल का नहीं हुआ था। 18 साल होने में उसको अभी भी पूरा 3 महीना बाकी था एंड 3 महीने बाद वो 18 साल का हो जाएगा। एंड विंग ये 1 साल और 1.5 साल का जितना भी वक्त था ना, वो इस गुस्सों में अच्छा भी था और बुरा भी था। बुरा इसलिए था कि उसे अभी भी गुस्सों में पनिशमेंट मिलता था। हाँ, थोड़ा बहुत, पहले बहुत ज़्यादा था जब वो पहली बार आया था, लेकिन धीरे धीरे उसकी ये सज़ा जो कम हो गया था, उतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन हाँ उसे पनिशमेंट मिलता था सिर्फ रूल्स कॉपी करने का। पहले तो उसे घुटनों पर खड़े होकर रूल्स लिखने का जो सज़ा था वो मिलता था, लेकिन अब रूल्स को कॉपी करने के टाइम पे उसे घुटनों पर बैठना नहीं पड़ता था। वो सीधा टेबल पे बैठ के अपना रूल्स कॉपी कर सकता था। और अच्छी बात ये था कि उसके लिए रोज़ कोई ना कोई आकर कुछ ना कुछ रखे जाता था। हाँ, इन 1.5 साल में से भी ज़्यादा ना विंग के साथ अच्छा और बुरा दोनों ही हुआ था। बुरा तो उसके लिए हमेशा ये पनिशमेंट था, लेकिन अच्छा उसके लिए एक चीज़ था जो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। वो था उसके लिए हर दिन कोई ना कोई नया गिफ्ट, और वो भी उसके
पनिशमेंट हॉल में, जिस जगह पे वो बैठकर पनिशमेंट लेता था, वहाँ पे ऑलवेज उसके लिए कोई ना कोई गिफ्ट ज़रूर रहता था। शुरुआत में उसके साथ कोई गिफ्ट नहीं आता था, बस उसके लिए ब्लैंकेट, खाना और दवाई आता था, लेकिन धीरे धीरे उसके साथ कुछ अलग ही होने लगा था। उसके लिए उस टेबल में रोज़ कोई ना कोई गिफ्ट ज़रूर रहता था, और वो भी बहुत ही क्यूट गिफ्ट जो विंग को बहुत ज़्यादा पसंद था। विंग को नहीं पता था कि कौन ये मिस्टीरियस पर्सन था, लेकिन जो भी था वो पर्सन बहुत ज़्यादा क्यूट हरकतें करने लगा था, जो विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा था। जैसे कि वो पर्सन उसके लिए फ्लावर रखता था, वो भी लोटस फ्लावर। विंग को लोटस फ्लावर बहुत ज़्यादा पसंद था, बहुत ज़्यादा। एंड जो भी था उसके लिए वो लोटस फ्लावर उसके टेबल पर, जहाँ पे वो बैठकर रोज़ कॉपी करता था, वहाँ पे रखता था। शुरुआत में उसने पहले नोटिस नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे वो नोटिस करने लगा था कि उसके लिए रोज़ कोई ना कोई उसके लिए लोटस फ्लावर लाता था। विंग जो इससे बहुत ज़्यादा खुश था, और वो उस फ्लावर को अपने पास लेकर रख देता था अपने पास। शुरुआत में फ्लावर रखा जाता था वहाँ पे, लेकिन फ्लावर के साथ साथ वहाँ पे कुछ और भी गिफ्ट रखा जाता था। विंग जो उन सारी चीज़ों को देखकर ना शौक होता था, क्योंकि वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। उस लोटस फ्लावर के साथ हर रोज़ कोई ना कोई नया गिफ्ट भी रहता था, जैसे हेयर पिन्स, कॉम्स, क्यूट छोटी छोटी ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स जो विंग के लिए रखा जाता था। विंग जो इससे बहुत ज़्यादा शॉक भी हो गया, और वो जानना चाहता था कि कौन उसके लिए ये सारी चीज़ें कर रहा था। शुरुआत में विंग इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, इसीलिए वो उसी टेबल पे वो सारी चीज़ें रखकर सिर्फ उस फ्लावर को लेकर चला जाता था। लेकिन जब वो देखता था कि वो चीज़ वहीं पे है, उसी चीज़ को किसी ने नहीं लिया है, तो विंग कंफ्यूज हो जाता था। लेकिन फिर भी विंग ने शुरुआत में कुछ भी नहीं लिया था, जो भी चीज़ वहाँ पे था वहीं पे उसने रख दिया था। ऐसे ही एक दिन जब उसने उन सारी चीज़ों को वहीं पे उस टेबल पे देखा, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे थी, तभी उसका नज़र एक पेपर पे गया, एंड वो उस पेपर को उठा लिया। एंड उस पेपर को देखने के बाद ना उसके फेस में ना ऑटोमेटिकली एक स्माइल आ गया। वो क्यूट सा एक पेपर मैन जैसा था, जिसका फेस उदास था, जैसे कि उस क्यूट से पेपर मैन को ये अच्छा नहीं लगा हो कि विंग ने वो सारे गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं किया हो। विंग जो सच में बहुत ज़्यादा स्माइल कर दिया था। ये पेपर मैन उसी सारी चीज़ों की, उसी सारे गिफ्ट के ऊपर ही था, जो सारे गिफ्ट को विंग ने नहीं लिया था। एंड उसी गिफ्टों के ऊपर ये इमोजी वाला पेपर मैन जो बहुत ज़्यादा उदास दिख रहा था, विंग जो सच में बहुत ज़्यादा स्माइल कर लिया था, और फाइनली उसने वो सारे गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लिया। एंड उसके बाद से विंग जो उस लोटस फ्लावर के साथ साथ वो सारे गिफ्ट को भी एक्सेप्ट करता था। धीरे धीरे ना ये चीज़ विंग को अच्छा लगने लगा। पता नहीं क्यों उसके फेस में स्माइल आ जाता था जब भी वो उन सारे गिफ्ट को देखता था, और साथ ही साथ वहाँ पे वो लोटस फ्लावर जो विंग को बहुत ज़्यादा पसंद था, वो रहता था। विंग हर रोज़ जब भी वो पनिशमेंट हॉल में जाता था, तभी वो उस लोटस फ्लावर और साथ ही साथ कुछ ना कुछ ऐसे गिफ्ट मिल ही जाते थे विंग को, जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी थे, एंड बहुत ज़्यादा क्यूट भी थे, बहुत ज़्यादा छोटे भी थे, जो विंग को सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। विंग मिलना चाहता था उस जो भी मिस्टीरियस पर्सन उसके लिए ये सारी चीज़ें देता है, वो उसे मिलना चाहता था, क्योंकि विंग को पता चला था कि ये उसकी चीज़ें भी नहीं करता है, और ना ही उसके भाई ये सारी चीज़ें करता है। तो विंग सच में जानना चाहता था कि कौन है जो उसके लिए ये सारी चीज़ें रखता है। इतनी प्यारी इतनी क्यूट से जो चीज़ें थी, जो विंग को सच में स्माइल करने में मजबूर कर देता था। एंड विंग को लगता था कि वो पर्सन ना बहुत ज़्यादा क्यूट है, क्योंकि विंग को ना लगता है कि ये बहुत ज़्यादा क्यूट हरकतें करती है, इतना ज़्यादा क्यूट चीज़ें देता है। वो जो भी ज्वेलरी, जो भी चीज़ें देता था ना, वो बहुत छोटे, बहुत क्यूट होते थे, जो विंग को सच में बहुत ज़्यादा पसंद है। विंग उतना ज़्यादा ज्वेलरी नहीं पहनता था, क्योंकि उसे उतना ज़्यादा ज्वेलरी पहनना पसंद नहीं था। शोबिकास के लिए ज्वेलरीज होते हैं ना, वैसे तो विंग बहुत छोटे जैसे चीज़ें पड़ता था, जो दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर हो। तो विंग को ना वो सारी चीज़ें ही वो पर्सन देता था, जैसे कि उस पर्सन को पता हो कि विंग का पसंद नापसंद क्या है। विंग को तो यही थॉट था, लेकिन विंग बहुत ज़्यादा क्यूरियस था कि कौन था जो उसे ये सारी चीज़ें दे रहा था। लेकिन हाँ, एक चीज़ उन सारी गिफ्ट में से एक चीज़ कॉमन ज़रूर रहता था, वो था लोटस फ्लावर। वो लोटस फ्लावर रहता ही था। एंड विंग सच में ये सारी चीज़ें देखकर ना उसके फेस में बस स्माइल आता था, और पता नहीं क्यों उसे अपनी दिल की धड़कन ना बहुत ज़्यादा तेज़ जैसा महसूस होता था, सच में बहुत ज़्यादा तेज़। वो सच में उस पर्सन से, उस मिस्टीरियस पर्सन से मिलना चाहता था। वो कई बार मिलने की कोशिश भी किया था, लेकिन वो नहीं मिल पाया था, क्योंकि जितनी बार भी वो छुप के देखने की कोशिश करता था कि कौन ये सारी चीज़ें रखता था, वो देख ही नहीं पाता था। वो पर्सन ऐसे आता था कि विंग उसकी आंखों में ही नहीं आता था। वो पर्सन इस तरह से आता था और इस तरह से रख के जाता था। विंग इतना ज़्यादा क्यूरियस बन गया था कि वो छुप के ना रात को देखने की कोशिश करता था कि कौन आके वो सारी चीज़ें रख के जाता था, लेकिन कोई उसे दिखता ही नहीं था। विंग सच में खुश भी था और बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट भी था कि कौन है वो, क्यों उसके सामने नहीं आ रहा है वो। विंग सच में उससे मिलना चाहता है, एंड पता नहीं क्यों उसे बहुत सा अजीब सा फील होता था अपने दिल में उस पर्सन के लिए। एंड धीरे धीरे वो जितना ज़्यादा टाइम बीत रहा था ना, उतना ही ज़्यादा उसके दिल में उस पर्सन के लिए, उस मिस्टीरियस पर्सन के लिए प्यार जागने लगा था। प्यार, हाँ, वो प्यार जो सच में अनजाना है, ब्लाइंड है एक तरफ से, क्योंकि वो उस पर्सन को देखा ही नहीं है जिसने उसे ये सारी चीज़ें गिफ्ट किया है। एंड विंग को लगता है वो सच में उसे शायद पसंद करता हो। विंग को तो यही लगता है, लेकिन विंग तो पसंद कर रहा है, ये विंग को पता चल गया था। वो जब भी वो लोटस फ्लावर देखता था, जब भी वो सारी गिफ्ट देखता था, उसका फेस, उसका ईयर, उसका नोज़ सभी लाल पड़ जाता था, और उसके सपनों में उसकी जो सपनों की दुनिया में है, वो बस एक पर्सन को इमेजिन करके रखता था, वो दिखने में ऐसा होगा। बट
वो सच में असलियत में देखना चाहता है उस पर्सन को कि वो कौन है, कि वो उसे इतनी सारी गिफ्ट दे रहा है। वो ऐसे तो छुप छुप के मिल नहीं पाया था, मतलब छुप छुप के देख नहीं पाया था कि वो कौन था। तो इसीलिए वो डेस्क में कभी कभी लेटर्स लेके रखा था, मतलब रखता था कि वो पूछता था उस लेटर में कि कौन है आप, कौन आप, मतलब मुझे इतनी सारी गिफ्ट दे रहे हैं, आप क्यों मुझे इतने सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट दे रहे हैं, प्लीज़ आप मुझसे मिल सकते हैं। ये सारी चीज़ें वो कई बार लिख कर मतलब रखा था वहाँ पे। लेकिन अजीब सी बात थी कि वो उस टेबल में ना उस लेटर्स भी नहीं रहते थे, लेकिन हाँ गिफ्ट रहता था। और विंग के लेटर्स का कोई जवाब भी वो पर्सन देता नहीं था। विंग को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होता था, लेकिन साथ ही साथ उसके फेस में स्माइल भी होता था। वो सारे गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लिया था। एंड वो इन छोटे छोटे ज्वेलरी में से कुछ चीज़ें पहनता भी था, क्योंकि उसे अच्छा लगता था ये पहनना। विंग को लगता था कि ये पहनने से शायद वो मिस्टीरियस पर्सन भी खुश हो जाए। विंग इमेजिन करता था कि वो पर्सन उसे देख रहा हो और उसे देखते हुए वो भी स्माइल कर रहा हो। विंग को यही फील होता था। विंग का तो ये विश था कि वो एक बार उस पर्सन से मिले, लेकिन ये ख्वाहिश पूरा नहीं हो पा रहा था। विंग कभी कभी उदास भी हो जाता था, लेकिन फिर अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाता था, क्योंकि वो पर्सन जो गिफ्ट देना नहीं छोड़ता था और साथ ही साथ उसकी क्यूट क्यूट हरकतें भी बंद नहीं होता था। जब ऐसे ही देखते देखते विंग का क्लाउड रेसेस में 1 साल कैसे बीत गया था विंग को खुद नहीं पता था। विंग जो मतलब 16 साल से 17 साल का होने वाला था, उसका बर्थडे था। बर्थडे के दिन वो क्लाउड रेसेस में ही था। वो जा नहीं पाया था अपनी गिफ्ट वापस, लेकिन हाँ उसकी माँ ने और उसके फादर ने उसके लिए गिफ्ट ज़रूर भेजा था। वो सारे गिफ्ट को पा के एक्सेप्ट कर लिया था। वो खुश भी था, लेकिन थोड़ा बहुत उदास भी था, लेकिन फिर भी चलता है, क्योंकि यहाँ पे उसके बहुत सारे दोस्त भी तो बन गए थे। यहाँ पे उसकी सीजी भी था, उसकी जो भाई था वो भी था। एंड वो इंतज़ार कर रहा था उस मिस्टीरियस पर्सन का। हाँ, वो कर रहा था उस मिस्टीरियस पर्सन का इंतज़ार कि वो उसके लिए क्या गिफ्ट लाए, क्योंकि इन 1 सालों में विंग ने इतना तो समझ लिया था कि वो पर्सन उसकी पसंद नापसंद के बारे में भी बहुत कुछ जानता है। तो विंग इंतज़ार कर रहा था कि उसके बर्थडे पर इस बार वो मिस्टीरियस पर्सन देगा क्या। विंग यही इंतज़ार कर रहा था हमेशा की तरह। वो अपने बर्थडे के दिन मतलब सबके साथ बहुत इन्जॉय करने के बाद बस वो पनिशमेंट हॉल गया था। एंड वो वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा नर्वस था। मतलब वो पनिशमेंट हॉल के बाहर आके खड़ा हो गया था और वो सोच रहा था क्या उसके लिए मिस्टीरियस पर्सन ने कोई गिफ्ट रखा होगा, क्या वो है, क्या इस बार मैं देख पाऊँगा उन्हें। ये देख कर वो बहुत देर तक शर्माता है। उसे लग रहा था कि शायद इस बार ही सही, उसका बर्थडे के दिन ही सही, उसका वो मिस्टीरियस पर्सन उसे मिलने आए। वो यही सोचकर कुछ देर तक तो वहीं पे खड़े होकर बहुत देर तक ब्लश करता है, शर्माता है। उसके बाद फाइनली हिम्मत करके वो पनिशमेंट हॉल के अंदर जाता है। एंड अंदर जाते ही वो तुरंत ही अपने टेबल के पास आ गया। एंड टेबल के पास आने के बाद उसके चेहरे पर इतनी खुशी थी ना, इतनी ज़्यादा खुशी थी कि वो ज़ाया नहीं कर सकता था। वो इतना ज़्यादा खुश हो गया, वो तुरंत ही उस चीज़ को पकड़ लिया जो चीज़ सफ़ेद था। एंड वो बहुत ज़्यादा क्यूट था। वो और कोई नहीं, खरगोश था। वो भी इतना क्यूट सा खरगोश, जिसे देखने के बाद विंग की फेस से हंसी तो जा ही नहीं रही थी। वो मुस्कुरा रहा था, वो हंस रहा था और उस चीज़ को अपने गोद में लिया था, उसे हक किया था। वो इतना प्यारी तरीके से हंस रहा था कि पूरा जो पनिशमेंट हॉल था ना, वहाँ पे उसकी वो हंसी की गूंजने की जो आवाज़ थी ना, वो पूरी तरीके से फैल गया था। और वो बस उस बनी को देख रहा था, वो क्यूट सी बनी जो बहुत ज़्यादा क्यूट था, वाइट कलर का। एंड कहीं ना कहीं दिखने में ना एकदम लान की तरह था। हाँ, उसे दिखने में ही लान की तरह लग रहा था। विंग को तो ये लग ही रहा था, लेकिन उसने ज़्यादा नहीं सोचा। उसने बस उसे गोद में ले लिया और वो बहुत ज़्यादा खुश था। वो देखता है कि उस रैबिट के साथ ना एक लेटर था। विंग तुरंत ही उस लेटर को ओपन किया एंड वो उस लेटर को पढ़ने लगा। वहाँ पे सिर्फ कुछ ही शब्द थे जो लिखा हुआ था, जन्मदिन की शुभकामना। ये देख कर तो विंग के फेस से जैसे स्माइल हट ही नहीं रहा था। वो उस लेटर को ना अपने दिल से लगा लिया। वो पूरे पनिशमेंट हॉल को दोबारा देखा, उसे पता है कि वो यहाँ पे नहीं होगा। वो इसे उदास तो हुआ, लेकिन वो सच में बहुत ज़्यादा खुश था। ये उसके लिए लाइफ का बेस्ट गिफ्ट था, बेस्ट, जो अपने पास उसने रख लिया था। वो तुरंत ही पनिशमेंट हॉल से बाहर निकल गया। वो उस रैबिट को अपने गोद में लेकर चुपचाप वहाँ से चुपचाप निकल गया, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पे रैबिट्स मना है, मतलब कोई भी जानवर अलाउ नहीं है क्लाउड रेसेस में। तो वो छुप के उसे अपने रूफ के अंदर, एकदम रूफ के अंदर घुसा करना चुपचाप अपने जो गेस्ट क्वार्टर था ना, वहाँ पे चला गया। एंड वो उसे वहाँ पे रखकर ना उस लेटर को देखा। वो उस लेटर को ना जस्ट अपने चेस्ट से लगा के रखा और वो कहता है, कहाँ हो तुम, प्लीज़ बाहर आओ, मुझे देखना है तुम्हें। बट कोई सुनने वाला तो था नहीं। विंग सच में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट था, लेकिन साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा खुश था। वो ब्लश भी कर रहा था और वो उस रैबिट के साथ उस दिन पूरा दिन खेला था। ऐसे ही वक्त कैसे बीत गया और ऐसे ही पूरा 1.5 साल ख़त्म हो गया। मतलब विंग का क्लाउड रेसेस में 1.5 साल कैसे खत्म हो गया, विंग को खुद नहीं पता था। लेकिन ये उसके लिए अच्छा भी था, बुरा भी था। बुरा ऑफकोर्स उसे लगेगा ही, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके पीछे जो लान वांगजी पड़ा रहता था। हाँ, लान वांगजी। इन 1.5 साल में से ना लान वांगजी पता नहीं कितनी बार विंग को इतना ज़्यादा पनिशमेंट दिया था कि विंग सच में कहीं ना कहीं लान वांगजी को देख कर ना गुस्से में आग बबूला होता था। लेकिन कभी कभी लान वांगजी के बर्ताव को देखा ना विंग कंफ्यूज भी होता था। मतलब एक तरफ से ना फ्रस्ट्रेटेड, गुस्सा, सब कुछ हो जाता था। ऊपर से ये मिस्टीरियस पर्सन जो विंग को इतना ज़्यादा प्यार करता था, और ऊपर से ये लान वांगजी जो उसका पूरा जीना हराम कर देता था। मतलब वो करे क्या, जहाँ जाए वहीं पर लान वांगजी, लान वांगजी, लान वांगजी। विंग को ना इरिटेट फील हो गया था। लेकिन उसने ये 1.5 साल दोनों को लेकर ही जिया था। हाँ,
मिस्टीरियस पर्सन जो इसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, और दूसरा लान वांगची जो उसे इरिटेट करता था। ओ गॉड। जहाँ पे फाइनली उसकी 18 साल का बर्थडे आने वाला था। अब सिर्फ 3 महीना, एंड 3 महीने बाद वो 18 साल का हो जाएगा। वो इंतज़ार कर रहा था कि इस बार इस 18 साल के बर्थडे में उसका मिस्टीरियस जो पर्सन था वो उसे क्या देगा। विंग इंतज़ार कर रहा था मिस्टीरियस पर्सन का। हाँ, विंग बस अपने दिन गिन रहा था अपने बर्थडे का। वो इतना ज़्यादा मतलब एक्साइटेड कभी नहीं हुआ था अपने बर्थडे के लिए। अपने 16 साल के बर्थडे में तो कभी नहीं हुआ था जितना वो अपने 17 और अपने 18 साल के बर्थडे में इतना ज़्यादा एक्साइटेड हुआ हो। वेल, विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। वो रात के टाइम को बस बाहर निकला, क्योंकि वो हमेशा ही बस उस मिस्टीरियस पर्सन के बारे में सोचता था। तो वो आज भी वैसे ही सोचते हुए अपने क्वार्टर से बाहर निकला, एंड बाहर निकल कर वो वहाँ से ना डायरेक्ट एक जगह पे जाने लगा। वो हमेशा ही उस जगह पे जाता है, एंड उसे उस जगह अच्छा लगता है। वो ना वहीं पे एक पॉन्ड के पास जाने लगा। वो पॉन्ड जो हमेशा ही वो जाया करता था, उसे जब भी बुरा लगता था या फिर जब भी अच्छा लगता था ना, वो वहीं पे जाता था। वो ये पॉन्ड देखा ना, उसे अपने युनमक के जो लोटस पॉन्ड थे ना वो याद आते थे, इसीलिए वो वहाँ पे चला गया। ये पॉन्ड गेस्ट क्वार्टर से दूर था, तो विंग वहीं पे जाने लगा था, जहाँ पे वो उस पॉन्ड के पास आता है। वो पॉन्ड पे ना चांद की रोशनी गिर रही थी, जिससे वो पॉन्ड बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। विंग उस पॉन्ड के पास आके एकदम बैठ गया, एंड वो वहीं पे बैठ के ना बस उस पॉन्ड को देखने लगा। उस पॉन्ड में अपना रिफ्लेक्शन जो भी उसे दिख रहा था। हाँ, रात का वक्त था, अंधेरा था, लेकिन चांद की रोशनी जो उस पॉन्ड में गिर रहा था उससे विंग का फेस भी ग्लो कर रहा था। विंग जो अपने रिफ्लेक्शन को उस पॉन्ड में देखता है, उसका फेस जो थोड़ा थोड़ा लाल लाल था, क्योंकि वो अभी भी बस अपने सपनों के राजकुमार या फिर कह लो अपने सपनों की दुनिया में, जिसे वो मिस्टीरियस पर्सन का नाम दे चुका था, क्योंकि उसने अभी तक उस पर्सन को देखा ही नहीं है जो उसके लिए इतना केयर करता है। उसके दिमाग में बस एक अनजाना फेस था जो बहुत ज़्यादा ब्लरी था, लेकिन फिर भी उसे लगता है वो पर्सन बहुत ज़्यादा हैंडसम है एंड बहुत ज़्यादा क्यूट ज़रूर होगा, क्योंकि वो क्यूट हरकतें ही तो जो करता है। यही सोचकर उसका फेस थोड़ा थोड़ा लाल था, जहाँ पे विंग अपने हेयर पे हाथ रखता है, एंड वो वहाँ से एक हेयर पिन को निकालता है। ये हेयर पिन जो उसी मिस्टीरियस पर्सन ने उसे दिया था। ये हेयर पिन ना क्लाउड पैटर्न में था। यहाँ पे जो विंग था, विंग उसी क्लाउड पैटर्न के ऊपर अपना हाथ फिराता है। वो एक प्यारा सा स्माइल करते हुए कहता है, कौन हो तुम? क्यों मुझे ये सारे गिफ्ट देते हो? और तुम्हें मेरी नापसंद और पसंद की चीज़ों के बारे में कैसे पता? जो चीज़ मेरे अलावा कोई नहीं जानता, वो सारी चीज़ें तुम्हें कैसे पता? कौन हो तुम? तुम क्यों मेरे सामने नहीं आते? क्या तुम सच में मेरे पास कभी नहीं आओगे? यही सोचकर, यही बोलकर वो उस हेयर पिन को देखने लगा था। वो उस हेयर पिन को अपने दिल पे रखता है, और उसका दिल का धड़कन जो दोबारा बढ़ गया था, वो कहता है, तुम्हें पता है कि तुम्हारे बारे में याद करते ही मेरा यह दिल बहुत ज़्यादा धड़कता है। तुम कब आओगे मेरे पास? कब? ये कहकर वो थोड़ा सा उदास होता है, लेकिन उसके फेस में एक प्यारा सा स्माइल भी था। वो उसी हेयर पिन को अपने दिल से लगा के रखा था। वो सच में उस मिस्टीरियस पर्सन से सच में प्यार करने लगा था। पर वो मिस्टीरियस पर्सन उसे वो प्यार करता भी है? अगर ना करता है तो उसके लिए क्यों ये सारे गिफ्ट रखता है, क्यों उसके लिए इतना केयर करता है? विंग को तो यही समझने में नहीं आ रहा था। विंग ये सारी चीज़ें ना वहीं पे पॉन्ड पे बैठकर सोच रहा था, बोल रहा था। तकरीबन तो वो उस हेयर पिन से ही बात कर रहा था। वो उस हेयर पिन को अपने आंखों के सामने रखते हुए बस बोल रहा था कि तुम कहाँ हो? क्या तुम एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आओगे? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुम्हें हक करना चाहता हूँ। हाँ, उसके दिमाग में बहुत सारे ऐसे ख्याल थे जो बहुत ज़्यादा रोमांटिक थे, जैसे कि वो मिस्टीरियस पर्सन उसे हक करेगा, उसे किस करेगा, और उसे अपनी गोद में उठाएगा और उसे घुमाएगा। वो सारी जो रोमांटिक चीज़ें थी वो ऑलरेडी बहुत बार फैंटेसाइज कर लिया था। ये 1.5 साल से भी ज़्यादा वक्त वो जब भी बहुत ज़्यादा दुखी या फिर जब भी बहुत ज़्यादा इरिटेट फील करता था, वो भी सिर्फ लान वांगची की वजह से, लान वांगची की इरिटेटिंग बातों की और इरिटेटिंग पनिशमेंट की वजह से, तभी वो बस अपने वही मिस्टीरियस पर्सन को याद करता था और अपने दिमाग में वही थॉट्स रखता था, रोमांटिक थॉट्स। वो विंग अभी वही कर रहा था, और वो शर्मा भी रहा था। ऐसे ही वो कुछ देर तक ना वहीं पे बैठा रहता है, उस हेयर पिन के साथ खेलता है या फिर उस हेयर पिन से बात करता है। एंड देन विंग देखता है कि अभी बहुत ज़्यादा रात हो गया है और ऊपर से ठंड भी बढ़ रहा था। उस टाइम को ठंड था गुसु में, तो विंग ऑफकोर्स अपने ऊपर ओवरकोट नहीं रखा था, वो सिर्फ 3 लेयर ही पहना था, एंड उसी में ही उसे थोड़ा बहुत ठंड लगने लगा था। तो विंग जो पॉन्ड के पास से उठ गया था, एंड पॉन्ड के पास से उठकर वो वहाँ से जाने लगा था। वो वहाँ से जाने ही लगा था कि तभी उसे पीछे से कुछ महसूस हुआ। विंग ना तुरंत ही पीछे मुड़ गया, एंड वो पीछे उस पॉन्ड के दूसरी तरफ देखने लगा। उस पॉन्ड के दूसरी तरफ एक जंगल जैसा था। हाँ, जैसे कि उसके क्वार्टर से ये पॉन्ड बहुत ज़्यादा दूर था, एंड उस पॉन्ड के एकदम दूसरी तरफ एक जंगल का रास्ता था। यहाँ पे ना उन लोगों का जो गेस्ट क्वार्टर्स थे, ठीक है, वो गुसु के एकदम साइड में था, जिस जगह पे ज़्यादा बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे थे, एंड वहाँ पे गार्डन भी थे। तो बेसिकली विंग जो अपने गेस्ट क्वार्टर से बाहर जाते ही तकरीबन उसे
उस पॉन्ड के सामने आने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, क्योंकि वो पॉन्ड उसके गेस्ट क्वार्टर से बहुत ज़्यादा दूर था एंड उस पॉन्ड के एकदम दूसरी तरफ एक जंगल आता था एंड ये मतलब गुसु के सबसे बड़ा जंगल था, जहाँ पे जो विंग था, विंग उस जंगल की तरफ देखता है। विंग को पता नहीं क्यों बहुत सा अजीब सा फील हुआ, जैसे कि उसे लगा कि कोई चीज़ उसे खींच रहा था। विंग को ये लगा, विंग जो दोबारा सोचता है कि शायद ये हवा होगा जो उसे ऐसा फील करवाया था, वो बस उस जंगल की तरफ देखता है। ये जंगल मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा भी था, क्योंकि ये गुसु या फिर कह लो क्लाउड रेसेस का सिर्फ एक ही जंगल था जो सबसे बड़ा जंगल था एंड वो पॉन्ड उसी जगह पे ही था, इसीलिए ये विंग के क्वार्टर से थोड़ा दूर था। विंग उस जंगल की तरफ देखता है। वो जंगल जो ऑफकोर्स अभी अंधेरा था, तो वहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा था, चांद की रोशनी में जैसे पेड़ की छाए पड़ते हैं ना, ठीक वैसा ही था। तो विंग बस उसे देखता है। उसके बाद वो दोबारा वहाँ से जाने लगा था। ऑफकोर्स वो हर बार ही यहाँ पे आता है, मतलब उसे यहाँ पे आना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए वो हमेशा यहाँ पे कभी कभी आता है, मतलब रोज़ नहीं आता, वो कभी कभी आता है यहाँ पे। और जब भी आता है वो यहाँ पे बहुत वक्त बिता कर जाता है एंड यहाँ पे ना ज़्यादा लोग नहीं आते हैं, मतलब ना के बराबर आते हैं। और विंग को ये जगह इसीलिए ही पसंद है क्योंकि वो उस टाइम को अकेला रहना चाहता था, तो इसीलिए वो यहाँ पे आता था। एंड बेसिकली ये जगह विंग को पता नहीं क्यों पहले बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, लेकिन अब जब वो यहाँ पे आया है ना, मतलब शुरुआत में उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब उसे कुछ अजीब सा ही फील होने लगा था, मतलब कुछ बेचैनी जैसा, या फिर उसे लगा कि उसी हवा में ना कुछ अजीब सा है जो विंग को खींच रहा है। विंग को यही लग रहा था। विंग जो ये महसूस करने के बाद ना उसे लगता है कि नहीं, उसे अब यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। यही सोचकर वो दोबारा वहाँ से पीछे मुड़कर मतलब अपने क्वार्टर की तरफ जाने लगा था। वो जब जाने लगा ना, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे दोबारा खींच रहा हो एंड ये महसूस करते ही ना वो वहीं पे रुक गया एंड वो दोबारा पीछे मुड़ गया एंड वो दोबारा उस पॉन्ड की दूसरी तरफ, उस जंगल की तरफ देखने लगा। ऑफकोर्स वो अभी भी पॉन्ड से ज़्यादा दूर भी नहीं गया, बस 3-4 स्टेप वहाँ से पीछे लिया था कि तभी उसे ये खींचने जैसा कुछ फील हुआ एंड ये फील होते ही ना वो वहीं पर रुक गया एंड वो दोबारा मतलब उस पॉन्ड के दूसरी तरफ, उस जंगल की तरफ देखता है। उसे पता नहीं क्या लगा, वो धीरे धीरे ना उस पॉन्ड के पास दोबारा आ गया एंड वो उसी पॉन्ड से ही खड़े होकर उस जंगल की तरफ देखने लगा। वो बस अपनी आंखों को उसी जंगल की तरफ किया हुआ था। वो जंगल जो गहरा था, विंग को समझ आ गया था। ऑफकोर्स उसे पता है कि ये जंगल बहुत बड़ा जंगल था। वो कभी भी इस जंगल के अंदर नहीं गया था, मतलब कभी भी नहीं गया था। वो ये जंगल देखता तो था, लेकिन वो जंगल के उस पार कभी नहीं गया, मतलब इस नदी के उस पार नहीं गया था। वो हमेशा बस इस पॉन्ड के पास आके बैठता था। तो अब वो उस जंगल को देखने लगा। उसे क्या लगा कि वो अपनी तलवार पे उड़ के ना एकदम उस पॉन्ड की दूसरी तरफ चला गया, उस जंगल के पास। वो अभी भी जंगल के अंदर नहीं गया था, बस उस जंगल के पास आके खड़ा हो गया था, जहाँ पे वो उस जंगल के अंदर देखने की कोशिश कर रहा था। उसे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस हो रहा था इस जंगल की तरफ। विंग जो वहाँ पे जाना तो नहीं चाहता था, उसे लग रहा था कि यहाँ पे जाना ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसकी बॉडी जो उसकी बात नहीं मान रही थी, वो उस जंगल के अंदर धीरे धीरे जाने लगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो कर क्या रहा है, लेकिन वो वहाँ पे चला गया। वो वहाँ पे चलने लगा। वो धीरे धीरे जंगल के अंदर जाने लगा। वो अपने पैरों को जैसे रोक नहीं पा रहा था। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो जा कहाँ रहा है, बस वो चल रहा था। वहाँ पे चलते चलते ना वो उस जंगल के और भी ज़्यादा अंदर चला गया। वो मतलब अब जब यहाँ पे आया ही है तो वो उस जंगल को देखने लगा था। ऑफकोर्स ये जंगल रात के वक्त में मतलब बहुत ज़्यादा अंधेरा था और सिर्फ चांद की रोशनी, वो भी पेड़ की छाई की वजह से और भी ज़्यादा अंधेरा लगने लगा था। तो विंग जो यहाँ से वापस जाना चाहता था, उसे ठीक अच्छा नहीं लग रहा था या फिर कुछ ठीक नहीं लगा था। वो क्यों यहाँ पे आया विंग को खुद ही नहीं पता, बस वो आ गया एंड आने के बाद उसे और भी ज़्यादा अजीब लगने लगा। और ऊपर से वो अकेला था, ना ही उसका शीजे उसके साथ था और ना ही भाई उसके साथ था। उसका भाई जो उसके क्वार्टर में सो रहा था और उसका शीजे वो भी अपने क्वार्टर में अभी सो ही रहे होंगे। अभी रात के 10 या फिर 10:30 तो बज ही रहे होंगे विंग के अकॉर्डिंग, क्योंकि अब वो कर्फ्यू के बाद आया था। ऑफकोर्स वो कर्फ्यू के बाद ही निकला था, 9 बजे निकला था, क्योंकि कर्फ्यू 9 बजे ही लग जाता है। तो वो 9 बजे ही वहाँ से बाहर निकल गया था एंड वो छुपते छुपाते उस नदी के पास आया था। वो हमेशा ही ऐसा करता है, मतलब वो छुपते छुपाते कर्फ्यू लगने के बाद ही वो उस पॉन्ड के पास आता है। तो अभी तो कर्फ्यू के बाद वो बहुत देर तक उस पॉन्ड में बैठा था। तो अभी उसके अकॉर्डिंग तो 10:30 तो बज ही गए होंगे। तो सब लोग ही सो रहे हैं वहाँ पर और वो अकेला यहाँ पर आ गया। विंग खुद को ही ना मतलब कोस रहा था कि वो यहाँ क्यों आया, और ऊपर से उसे पता नहीं क्यों इस जंगल में कुछ अजीब सा लगने लगा था। वो इस जंगल में आया क्यों, विंग यही समझ नहीं पा रहा था। बस उसकी बॉडी जैसे चल रही थी वो वैसे चल रहा था, जैसे कि उसे कोई खींच रहा हो, बहुत ज़्यादा ही खींच रहा हो। और विंग उस खिंचाव की वजह से ही जैसे कि जंगल के अंदर जा रहा है। विंग जो बस चल रहा था, वो चलते चलते जंगल को देखता है। ये जंगल बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे थे। ऑफकोर्स जंगल में पेड़ पौधे होते हैं और वो बस वही सारे पेड़ पौधे को देखते हुए चल रहा था। अब वो आ ही गया है तो थोड़ा सा घूम के ही जाए, कोई नहीं, यही सोचकर वो ऐसे ही चलने लगा। वो चलते चलते ना एक जगह पे आके रुक गया। यहाँ पे ना 2 रास्ते थे। तो विंग देखने लगा ये 2 रास्ते मतलब अलग अलग डायरेक्शन में जाता है। तो विंग सोचने लगा कि वो कौन से डायरेक्शन में जाए। ऑफकोर्स विंग के पास तलवार था एंड वो अपनी तलवार को कैरी करके आया था। तो उसने अपने तलवार को एकदम टाइटली पकड़ लिया और वो उन 2 रास्तों की तरफ देखने लगा। अब वो सोचने लगा कि वो क्या करे, क्या वो इन 2 रास्तों में से किसी एक रास्ते में जाए या फिर वो वापस उस जंगल से बाहर निकल जाए। विंग को तो लग रहा था कि उसे यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन विंग की पता नहीं बॉडी वो मान नहीं रहा था। वो अपने आप ही ना बस एक रास्ते की तरफ जाने लगा। विंग जो उस रास्ते से जा रहा था वो उस रास्ते की एकदम सीधे डायरेक्शन में देखता है। वो बस
उस जगह पे अंधेरा देख पा रहा था, सिर्फ अंधेरा। विंग जो अब लग रहा था कि ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, विंग को अब और आगे नहीं बढ़ना चाहिए, यही सोच कर ना वो अपने आप को रोक ही लेता है। फाइनली जो उसका बॉडी इतना ज़्यादा मतलब अनकंट्रोलली चल रहा था ना, वो इस बार रोक ही लिया था। वो रोकने के बाद वो दोबारा उस तरफ देखता है जिस तरफ वो जाने लगा था। वो दोबारा उससे मतलब पीछे हटते हुए वो दोबारा उसी रास्ते पे जिस रास्ते पे मतलब जिस रास्ते से वो आया था, वो उसी रास्ते की तरफ जाने लगा। और उसे लग रहा था कि उसे यहाँ सच में नहीं आना चाहिए था, क्योंकि वो जब उस तरफ जिस तरफ से वो आया था उस तरफ जाने लगा था, तो उसे कुछ महसूस हो रहा था कि उस जंगल में जो भी हवा चल रहा था ना, उस हवा में कुछ तो है जो विंग को दोबारा उसी रास्ते की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था। विंग जो ये महसूस करने के बाद ना उसे थोड़ा सा डर लगने लगा था। एक तो वो एक ओमेगा है, ऊपर से वो अकेला यहाँ आया है, और वो क्यों स्टूपिड की तरह इस जंगल के अंदर आया उसे भी नहीं पता। वो अब यही सोच कर ना वो अब अपने पैरों को ज़ोर ज़ोर से मतलब दौड़ाने लगा, मतलब वो रन करने लगा वहाँ से। वो रन करते हुए ना उस जंगल से बाहर जाने लगा था। विंग जो थोड़ा बहुत घबराया हुआ था, उसे थोड़ा बहुत घबराहट हो रहा था, तो वो ना वहाँ से दौड़ने लगा। वो दौड़ते हुए उस जंगल से बाहर जाने लगा था। एंड जब वो जाने लगा ना, उसे महसूस हुआ कि कोई चीज़ उसे देख रहा है। और जब उसे ये महसूस हुआ ना, वो दौड़ते हुए ही ना पीछे मुड़ा। एंड जब वो पीछे मुड़ा ना, उसके दिल की धड़कन ना एक टाइम के लिए ना एकदम रुक गया था। विंग जो बहुत ज़्यादा ही ना एकदम शॉक और घबरा गया। वो वहाँ पे 2 लाल आंखें देख पाया था, वो भी बहुत ज़्यादा डरावना। रात का वक्त था। ऑफ कोर्स वो देख पा रहा था कि वो जो भी इंसान था, हाँ इंसान, उसे तो लग रहा था कि वो एक इंसान है, क्योंकि वो एक परछाई की तरह था। एंड साथ ही साथ एक इंसान का शेप लिया हुआ था, जिसकी आंखें लाल थी और वो चमक रहा था, उसकी आंखें चमक रहा था, वो भी लाल कलर में। लेकिन वो बहुत ज़्यादा डरावना जैसा लग रहा था, और वो लाल आंखें सिर्फ विंग को ही देख रहा था। एंड विंग ये फील करते ही ना उसका पूरा बॉडी जैसे जमने लगा था। उसकी जो मतलब पूरा बॉडी था वो घबराने लगा। वो सच में वो डर गया वहाँ पे। वो तुरंत ही वहाँ से दौड़ने लगा। वो मतलब चलते चलते जब जंगल के एकदम मिडल में आ गया ना, तब जाके वो ढूंढने लगा कि वो कहाँ से आया था। वो भूल गया कि वो कहाँ से आया था। वो तो जंगल के बहुत अंदर आ गया था ना, तो अब वो जंगल के मिडल में आया है, लेकिन वो आया कहाँ से है वो समझ नहीं पा रहा था। वो इधर उधर देखने लगा। वो कन्फ्यूज़ हो गया, और ऊपर से वो बार बार पीछे भी देख रहा था। वो चीज़ जो अब थोड़ा थोड़ा करके ना चांद की रोशनी में आने लगा, और जब वो चांद की रोशनी में आया तो विंग शॉक हो गया। वो चीज़ बहुत ज़्यादा ही ना ट्रांसपेरेंट था, मतलब वो चीज़ था वहाँ पे, मतलब वो इंसान वहाँ पे था ज़रूर, लेकिन बहुत ज़्यादा हल्के में, मतलब एकदम हल्का कलर में, जैसे कि उसके रेड आइज, बस उसके रेड आइज ही चमक रहा था। ऊपर से उसकी जो साया था वो एकदम ट्रांसपेरेंट था, यानी कि विंग उस पर्सन के बॉडी के आर पार देख सकता था। विंग को ये लग रहा था। विंग ये देखते ही ना विंग और भी ज़्यादा घबरा गया, और वो सोचने लगा ये क्या है, ये ऐसा क्यों है। आज से पहले उसने ऐसी चीज़ तो नहीं देखा, ऐसा इंसान नहीं देखा। क्या ये कोई जानवर है? नहीं, ये तो पूरा इंसान के शेप में है, पर ये क्या है? विंग समझ नहीं पाया, और ऊपर से वो ढूंढने लगा कि वो किस रास्ते से आया था। विंग कंफ्यूज हो गया कि वो तो इस रास्ते से ही आया था ना। वो अब मतलब और देर तक रोक नहीं पाया, क्योंकि वो चीज़ जैसे कि धीरे धीरे उसके पास आ रही थी, लेकिन उस चीज़ में ना कोई मूवमेंट नहीं था। वो समझ पाया था कि वो जिस हवा में उड़ रहा था, वो पर्सन हवा में उड़ रहा था। एंड ये देखकर विंग जो चलने लगा, वो जिस रास्ते से ही क्यों ना जा रहा हो, बस उसी डायरेक्शन में दौड़ने लगा। वो दौड़ते दौड़ते ना मतलब हाँफने लगा था, क्योंकि वो इतना ज़्यादा घबराया हुआ था, इतना ज़्यादा पैनिक था कि उसने सामने तक नहीं देखा, बस वो पीछे देखते हुए चल रहा था। और जब वो पीछे देखते हुए चल रहा था ना, तो उसके साथ ना सामने किसी चीज़ से ना धक्का लगा। विंग जो बहुत तेज़ी से दौड़ रहा था, उस चीज़ से धक्का लगने के बाद ना वो धड़ाम से ना नीचे गिरने लगा था। विंग ने तो अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लिया था। वो समझ गया था कि उसे बहुत ज़्यादा चोट लगने वाली थी, तो विंग ने अपनी मतलब एकदम टाइटली अपने आंखों को बंद कर लिया था। वो इंतजार कर रहा था कि वो कब नीचे गिरे, लेकिन वो कुछ देर तक फील करता है कि वो नीचे नहीं गिरा, और ऊपर से उसे लगा कि कोई उसे अपने बाहों में ले लिया है। और ये महसूस होते ही विंग ने तुरंत ही अपने आंखों को ओपन कर लिया, और फिर वो सीधा उस पर्सन की तरफ देखने लगा जिस पर्सन ने उसे एकदम टाइटली पकड़ लिया था। एंड उस पर्सन की तरफ देखते ही ना वो थोड़ी देर के लिए ना सहम गया था, और वो उस गोल्डन आइस में बस देखने लगा था। कुछ देर तक वो उस गोल्डन आइस में देखता है, उसके बाद ही वो पर्सन जिसने भी उसे एकदम टाइटली पकड़ के रखा था ना, वो अपने डीप और अपने थोड़ा सा रूट टोन में कहता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। ये सुनकर विंग जो इतनी देर से उस पर्सन के गोल्डन आइस में देख रहा था, वो ना तुरंत ही अपने होश में आ गया, और वो उस पर्सन को देखने लगा। अभी वो पर्सन का चेहरा उतनी क्लियरली विंग देख नहीं पा रहा था, उसकी सिर्फ वही चमकती हुई गोल्डन आइस को ही देख पाया था विंग ने, लेकिन वो उस पर्सन की पूरी तरीके से फेस नहीं देख पाया। वो जो उस पर्सन की रोप को एकदम टाइटली पकड़ लिया, और वो उस पर्सन की तरफ देखते वो वहाँ पे कोई है, वो मेरे पास आने की कोशिश कर रहा था, प्लीज़ मुझे बचाइए आप। ये कहकर विंग अपने फेस को उस पर्सन के एकदम रोप के ऊपर मतलब छुपाकर वो उसी तरफ इशारा करने लगा जिस तरफ उसने वो साए को देखा था, जहाँ पे जो वो पर्सन था, वो पर्सन उस तरफ देखता है जिस तरफ विंग ने इशारा किया था। उसके बाद वो दोबारा विंग की तरफ देखते हुए कहता है, वहाँ पे कुछ नहीं है। ये कहकर वो पर्सन विंग की तरफ देखता है। विंग ये सुनकर ही ना तुरंत ही अपनी फेस को उस पर्सन के रोप के अंदर से बाहर निकालता है, और फिर वो उस पर्सन की तरफ देखने लगा। वो पर्सन भी विंग को देख रहा था। वो पर्सन विंग के बहुत ज़्यादा करीब था। इनफैक्ट विंग उस पर्सन के बहुत ज़्यादा करीब था। हालांकि विंग उस पर्सन के हाइट का भी नहीं था, मतलब वो
पर्सन उससे बहुत ज़्यादा लंबा था एंड विंग उस पर्सन के सिर्फ चेस्ट पर ही अपना फेस रख सकता था। वो इतना समझ गया था कि वो पर्सन एक अल्फा है। वेल अभी विंग को ये नहीं सोचना है। विंग तो डरा हुआ था। विंग तुरंत ही ना उस पर्सन को और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ लिया और वो डरते हुए कहते हैं नहीं नहीं वहाँ पे है, वो वहाँ पे वो है। ये कहकर वो और भी ज़्यादा टाइटली उसको पकड़ लिया। ये देखकर और विंग को इतना ज़्यादा घबराए हुए देखकर वो पर्सन विंग को एकदम अपने गोद में ब्राइडल स्टाइल में उठा लिया। विंग ने भी और भी ज़्यादा टाइटली उस पर्सन को पकड़ लिया था, जहाँ पे वो पर्सन विंग के हाथ में जो तलवार था उसे भी पकड़ लिया था और वो विंग को गोद से उठाकर वहाँ से बाहर लेके जाने लगा। विंग जो अपने आंखों को टाइटली बंद किया हुआ था क्योंकि उसके आंखों के सामने वही रेड आइस आ रहा था, जो देखकर ही विंग को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। जहाँ पे उसने उस पर्सन के रोप को और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ के रखा था। वो पर्सन उसे धीरे से उस जंगल से बाहर लाता है और वो जंगल से बाहर लाते ही उसे लेकर वो उसे डायरेक्ट उसी पॉन्ड के दूसरी तरफ जिस तरफ विंग पहले खड़ा था वहाँ पे लेके आता है। विंग जो तब तक उस पर्सन को बहुत ही उस पर्सन के रोप को बहुत ही टाइटली पकड़ के रखा था और वो अपना हेड को भी उस पर्सन की एकदम गर्दन पे रखा था। जब वो वहाँ पे उस पॉन्ड के दूसरे किनारे पर आया तब जाके वो पर्सन रुक गया एंड ये देखकर विंग जो धीरे से अपने आंखों को ओपन करता है एंड ओपन करते ही ना वो डायरेक्ट उस जंगल की तरफ देखने लगा। उसकी नज़र पहले ही उस जंगल की तरफ गया। वो अब उस नदी के इस पार है, जिस पार वो खड़ा था। एंड ये देखकर विंग एक राहत की सांस लेता है एंड वो बस ये सांस लिया ही था कि तभी उसे दोबारा एक डीप वॉइस सुनाई देता है एंड वो उसे कहता है अब बताओ कि तुम यहाँ पे कर क्या रहे थे। ये सुनकर विंग अब जाके उस पर्सन की तरफ देखा एंड उस पर्सन की तरफ जब वो उसने देखा ना उसकी आंखें ना एकदम बड़ी बड़ी हो गई थी और वो अपनी आंखों को बड़ी करके ना उस पर्सन को घूर घूर के देखने लगा। वो कहते क्राउन प्रिंस आप यहाँ पे? जी हाँ, वहाँ पे और कोई नहीं लान वांगजी क्राउन प्रिंस था, जहाँ पे वो उसे घूर के देख रहा था। जहाँ पे विंग ये देखकर ना वो कहते आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जहाँ पे जो लान वांगजी था, लान वांगजी उसकी तरफ घूर के देखता है और वो कहता है तुम कर्फ्यू के बाद बाहर क्यों निकले हो? ये सुनकर ना विंग कहता है वो मैं ऐसे ही। तभी जो लान वांगजी था, लान वांगजी अपने गुस्से वाली टोन में कहता है तुम्हें पता भी है कि वहाँ पे उस जगह में तुम्हारे लिए क्या खतरा हो सकता था? तुम एक ओमेगा होकर वहाँ पे अकेला कैसे जा सकते हो? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या तुम्हें ये तक सेंस नहीं है? और तुम कर्फ्यू के बाद बाहर क्यों आए हो? तुमने दोबारा रूल्स क्यों तोड़ा? ये कहकर वो लान वांगजी उसके ऊपर चिल्ला बैठा। विंग जो इससे डर गया था और उसने अपने आंखों को टाइटली बंद कर लिया था जब लान वांगजी उसे चिल्ला रहा था, जहाँ पे लान वांगजी उसे चिल्ला कर कहता है बताओ मुझे कि तुम वहाँ पे क्या कर रहे थे? ये सुनकर विंग जो अपने रोतरू शक्ल बनाते हुए कहता है मैं बस वो ऐसी। जहाँ पे लान वांगजी कहता है तुम, ये कहकर वो उसे नीचे उतार दिया। विंग जो एकदम खड़ा हो गया था वो क्राउन प्रिंस लान वांगजी की तरफ देखने लगा। लान वांगजी जिसका एक्सप्रेशन विंग समझ नहीं पाया। लान वांगजी गुस्सा ज़रूर है लेकिन गुस्से के साथ लान वांगजी के फेस में कोई और भी रिएक्शन था, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा घबरा गया था। यही लग रहा था विंग को। विंग जो समझ तो नहीं पाया लेकिन लान वांगजी की डांट को सुनकर ना उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगा और साथ ही साथ उसे गुस्सा भी आया। वो लान वांगजी की तरफ इस बार घूर के देखा है, जहाँ पे वो घूर के देखते हुए लान वांगजी की बात को, जो लान वांगजी विंग को बोल रहा था ना, उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहते हैं आपका प्रॉब्लम कहाँ है क्राउन प्रिंस लान वांगजी? ये कहकर विंग लान वांगजी की तरफ घूर के देखता है। लान वांगजी जो विंग को बातें सुना रहा था ना वो एकदम रुक गया और वो विंग की तरफ देखने लगा। विंग जो इस बार गुस्से में भड़क गया था वो गुस्से में कहता है आपका हिम्मत कैसे हुआ मुझे इतनी सारी बातें सुनाने की? हाँ, मैं जहाँ भी जाऊँ मेरा मन है, मेरी मर्जी है, मेरा बॉडी है, मैं जहाँ जाना चाहूँ वहाँ जाऊँगा। आप मुझे रोकने वाले होते कौन है? हाँ, ये कहकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था और वो सारी गुस्सा ना निकलने लगा था। लिटरली ये 1.5 साल से भी ज़्यादा ये आदमी उसके पीछे पड़ा हुआ था। वो हमेशा उसे पनिशमेंट देता था। आखिर इसका प्रॉब्लम कहाँ है? वो क्यों उसके पीछे पड़ा हुआ है? विंग जो इस बार ना गुस्से में फूट गया था, वो अब और नहीं ले पा रहा था, वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था। वो गुस्से में फूटते हुए कहता है आप हमेशा मेरे पीछे पड़ा रहते हैं, हमेशा मुझे पनिशमेंट देते रहते हैं, हमेशा मुझे बातें सुनाते रहते हैं। मैं सारी चीज़ों को मान लेता हूँ लेकिन अब आप मुझसे बस और नहीं होता। आप कितनी बातें सुनाएंगे मुझे? हाँ, अब क्यों मुझे बातें सुनाते हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आप मुझे इतनी सारी बातें सुनाते हैं। आप बहुत बुरे हैं, आप बहुत बुरे अल्फा हैं, बहुत बुरे अल्फा। ये कहकर वो रोने लगा। ये देखकर जो लान वांगजी था, लान वांगजी एकदम शांत हो गया और वो विंग को देखने लगा। विंग जो रोते हुए लान वांगजी की तरफ देखा और वो कहता है आप बहुत ज़्यादा बुरे हो, आपसे अच्छा तो मेरा अल्फा है। हाँ, जो मुझे हमेशा केयर करता है, हमेशा प्रोटेक्ट करता है और हमेशा मुझे प्यार करता है। और आप तो किसी ओमेगा से स्वीटली बात भी नहीं कर पाते हो। आप जैसे अल्फा जिसे कोई भी ओमेगा पसंद नहीं करेगा और आप ऐसे ही पूरी जिंदगी ना कुंवारे रहेंगे। आपको कोई भी ओमेगा प्यार नहीं करेगा और ना ही पसंद करेगा और ना ही आपसे शादी करेगा और ना ही आपसे बात करेगा। ये कहकर ना उसने अपनी सारी भड़ास ना लान वांगजी के ऊपर उतार दिया। लान वांगजी बस शॉकिंगली विंग की बातों को सुन रहा था। विंग जो ये सारी चीज़ें कहने की बात ना वो लान वांगजी की तरफ देखता है और वो कहता है मैंने कर्फ्यू तोड़ा है तो मैं अपना पनिशमेंट ले लूँगा, मुझे पता है कि मुझे क्या पनिशमेंट लेना है। ये कहकर वो लान वांगजी की तरफ आखिरी बार घूर के देखता है और वो कहता है आपसे अच्छा मेरा अल्फा है, मेरा अल्फा मुझे बहुत केयर करता है जो आप बिल्कुल नहीं कर पाते हो। मैं डेफिनेटली श्योर हूँ कि आपको कोई ओमेगा मिलेगा ही नहीं। ये कहकर वो अपने मुंह को टेढ़ा करता है और फिर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, बहुत ज़्यादा। आखिर इस आदमी का प्रॉब्लम क्या है? वो हमेशा उसके पीछे पड़ा क्यों रहता है? आखिर विंग ने उसका बिगाड़ा क्या है? वो क्राउन प्रिंस है, उसको ये सारी चीज़ें तो शोभा नहीं देता। वो क्यों एक बेचारी सी क्यूट से एक प्यारी सी एक सॉफ्ट से ओमेगा के पीछे है? विंग तो समझ नहीं पाता और विंग इसी वजह से ना बहुत ज़्यादा गुस्से में था और अपने गुस्से को सारी निकालने के बाद वो वहाँ से चला गया था। उस जंगल में जो भी कुछ हुआ विंग वो सारी चीज़ें भूल गया था लेकिन कोई तो था जो ये सारी चीज़ें देखा था। वो चीज़ देखने के बाद वो पर्सन बहुत ज़्यादा शॉक भी हुआ था लेकिन उस पर्सन के चेहरे पर एक क्रीपी स्माइल आ गया था। वो पर्सन उस ओमेगा को जाते हुए देखते हुए कहता है ओह तो ये तुम हो, तुम ही वो हो जिसे मैं ढूंढ रहा था।
तुम इतने करीब थे मेरे, पर मैंने तुम्हें देखा नहीं था। मैं सच में बेवकूफ़ हूँ क्या? ये कहकर वो पर्सन बस विंग को जाते हुए देख रहा था। उस पर्सन की आंखों में जितना शौक था उससे कई ज़्यादा, बहुत ज़्यादा खुशी था, क्योंकि उसे वो मिल गया था जो वो इतने सालों से ढूंढ रहा था, इतने सालों से। हे एवरीवन, तो आज का पार्ट मैं यहीं पे रखता हूँ। तो गाइस, आपको आज का पार्ट कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताना। और गाइस प्लीज़ यार कमेंट करो और लाइक करो, ओके। और हाँ, और ज़्यादा पार्ट्स नहीं है इस स्टोरी में, जल्दी ही ये खत्म हो जाएगा, तो डोंट वरी। एंड अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तो तब तक के लिए बाय बाय।